हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आर्थिक विकास की माप और सूचकांक के बारे में। तो दिल थाम के बैठ जाइए, आज हम लोग सुसटाक इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारे आर्थिक विकास का एक सूचक माना जाता है। और ये इसका काम क्या होता है, तो ये किसी भी देश में एक वर्ष में जितने भी एक वर्ष की अवधि में जितने भी वस्तुओं का निर्माण हुआ, सेवाओं का निर्माण हुआ और उसमें जो मौद्रिक मूल्य के योग्य होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप आसानी से इसका डेफिनेशन बता सकते हैं। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। देखिए, सामान्य तौर पे हम लोग क्या कहेंगे कि जिस देश में राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा उस देश में क्या होगा, तो वो देश विकसित होगा। लेकिन जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वो देश क्या कहलाएगा, तो अविकसित कहलाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये भी आर्थिक विकास की माप करने के लिए क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय को एक सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक सूचकांक है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। अब देखिए, अगर आपसे कोई प्रति व्यक्ति आय पूछे तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कोई पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय का डिफिनीशन ज़रूर पूछता है और प्रति व्यक्ति आय का ज़रूर पूछता है, तो इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय को अगर हम देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय। एक फार्मूला के तौर पे हम समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ये अगर फार्मूला भी याद रखेंगे ना, तो आप आसानी से इसका डिफिनीशन बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। चलिए, अब देखिए, एक टॉपिक बताया गया है कि विश्व बैंक, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, कि विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष से इससे अधिक है, वह देश क्या है, विकसित है और समृद्ध है। यानी विश्व बैंक जो है वो रिपोर्ट, विश्व विकास की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें 2006 के अनुसार जिन देशों के 2004 में क्या है कि प्रति व्यक्ति आय उनका क्या रहना चाहिए, 4,53,000 से ऊपर रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह देश विकसित है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष इससे कम है या फिर इससे नीचे है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विकासशील कहा जाएगा। भारत निम्न वर्ग आय के देश में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये थी। भारत जो है, भारत को भी हम लोग क्या कहेंगे, तो ये विकासशील की श्रेणी में है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो यहाँ पर एक व्यक्ति का व्यक्ति आय 2004 की आंकड़ों के अनुसार देखें तो क्या था, तो 28,000 रुपये था। इसको एक तालिका के अनुसार दिखाया गया है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग तालिका 1.3 से स्पष्ट होता है कि इन तीनों राज्यों में पंजाब की प्रति आय सबसे अधिक, बिहार की प्रति आय सबसे कम। देखिए, पंजाब में क्या है, सबसे ज़्यादा 26,000 रुपये है, केरल में कितना है, 22,800, और बिहार में देखिए ये तो हद्दो हो गई है हद्दो हो गई है भाई, 5,700 प्रति व्यक्ति आय है। देखिए,
अगर सबसे कम किसका है, बिहार का, और सबसे ज़्यादा किसका है, पंजाब का। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। बिहार तो है ही भाई, इसमें कोनो दो मच ना है। चलो, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ें। तो यह सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य यानी यूएनडीपी। देखिए, मानव विकास सूचकांक के बारे में बात करें तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स यह एक सूचकांक है जो कौन जारी करता है, तो एक जो है यूएनडीपी मीन्स कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। यूएनडीपी ये होता है एक जो है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम जो ये सूचकांक को जारी करता है, और इसके द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया पहला मानव रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया। अरे यहाँ से तो मोस्ट VVI क्वेश्चन निकलता है भाई। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक जो है वो किसने तैयार किया था, तो महबूब उल हक, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो महबूब उल हक ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव रिपोर्ट जो है HRD यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होती हैं वो क्या है, तो विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, इनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक यानी HDI का प्रश्न है तो यह 3 सूचक हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। देखिए, अगर हम मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो उसका मतलब होता है कि ये क्या करती है कि विभिन्न देशों की तुलना उसके शैक्षणिक स्तर से, उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, जिसको हम लोग मानव सूचकांक कहते हैं। देखिए, मानव सूचकांक की 3 बातें होती हैं, क्या क्या, तो जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला के रूप में देखें तो जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक, HID तीनों सूचकांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देशों की HID दर 0 से 1 होती है, ठीक है। भारत में अगर देखें तो उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट को निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, चूँकि 2006 में 177 देशों के लिए HID की गणना की गई, 2006 की जो आंकड़ा की गई थी, तो उस समय क्या किया गया कि जब आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था तो 177 देशों की HDI की गणना की गई थी, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसमें भारत का जो मूल्य था वो था 0.611 है, जो कि 126 क्रम पर था, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब है कि भारत में क्या है कि मानव विकास मध्यम स्तर है, मतलब नीचे है कह सकते हैं। लिंग विकास सूचकांक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की दरों में भारत 2000 में 105वें क्रम में, 2004 में 96वें क्रम पर आया था, ठीक है। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है, और भारत जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है, किंतु भारत के विकास की क्रिया तेज़ी से आने के कारण अब स्थिति सुधरने लगी है। देखिए, पहले था ऐसा, लेकिन अब सुधर रहा है, जो है यहाँ पर भारत में विकास हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय विकास जो है रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP क्या है, तो मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। योजना आयोग द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी की। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए आयोग ने तत्काल के अध्यक्ष KC पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय जो है इसे आधार बनाया जा सकता है
इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में 1981, 1991 और 2001 के राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के एचआई मूल्य का अनुमान लगाया गया। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थीं। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम राज्य का और उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन आते हैं, तो बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखिए 1981 और 1991 और 2001 में जब राज्यों और संघों के बीच एचआई का जब अनुमान लगाया गया, एचडीआई का अनुमान लगाया गया, तो उसमें पाया गया कि सबसे आगे कौन था, तो केरल था, इसका रैंक 1 था। लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश थे, इनका रैंक क्या था, तो इनका रैंक नीचे था, जिसको हम लोग अभी भी बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। यहाँ से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बीमारू में कौन कौन राज्य जो है सम्मिलित है, यहाँ से पूछता है। इसको टिक कर लेंगे और याद कर लेंगे आप लोग। निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निर्धनता के परंपरागत निर्धनता अनुपात यानी पॉवर्टी रेशियो से काफ़ी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है, ठीक है। देखिए उसके बाद बताता है उपभोक्ता व्यय क्या है। तो उपभोक्ता व्यय को हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता का जो है व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए आधारिक संरचना, ये भी पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है कि आधारिक संरचना क्या होती है, ठीक है। तो इसको भी देखिए आप लोग याद रखेंगे, इसको टिक कर लेंगे। आधारिक संरचना का मतलब होता है कि उन सुविधाओं तथा सेवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश में आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आर्थिक जो है संरचना कहा जाता है। मतलब जैसे बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन्हीं देशों का आर्थिक विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार मानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक संरचना। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारित संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक क्या होगा, विकसित होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बिहार के विकास की स्थिति को जानेंगे, ठीक है। तो बिहार की स्थिति को जान लेते हैं कि आखिर बिहार की स्थिति क्या है, क्या नहीं है। चलिए बिहार के विकास की स्थिति को जानते हैं। देखिए बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। देखिए हमारे अपने बिहार के बारे में जानते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा वो बिहार है जहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध को क्या मिला था, ज्ञान मिला था। महावीर को शांति का संदेश यहीं दिया गया। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ है। इतने इतने महान पुरुष जो हैं, इनका जन्म भी कहाँ हुआ है, हमारे बिहार में हुआ है। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। लोकगीतकारी भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। देखिए इतने बड़े बड़े महान पुरुषों का हमारे बिहार में जन्म हुआ, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम अपने बिहार को और आगे ले जाएं। अरे हमारा वो बिहार है जहाँ पर शून्य का खोज हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। हमारा ये वो बिहार है जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा दिया। आज क्यों हमारा बिहार पीछे है? आज मतलब हम सबसे पहले सोचिए, जो बिहार हमारा सबको नॉलेज दिया, आज उसका जो है नॉलेज नीचे है। क्या है?
कहने का मतलब ये है कि जिस बिहार ने पूरे विश्व को नॉलेज दिया, आज वो बिहार बहुत पीछे है नॉलेज में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग के कारण। सोचिए, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तभी तो ऐसा हो रहा है। आप लोग अभी से ही दूसरे चीज़ों में लग जाते हैं। यानी हम क्लियर बोले तो यही कह सकते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये चीज़ों के बारे में। ये चीज़ नहीं सोचना है, नहीं करना है। अरे सोचिए, जिस बिहार के इतने बड़े बड़े महान पुरुषों ने इस बिहार को इतना आगे ले गया, तो हम लोग का यही दायित्व बनता है कि जहाँ तक वो छोड़ के गए हम वहीं तक रहने दें। नहीं, हम लोग को ज़रूरत है इसको और आगे ले जाने का, ताकि हमारा बिहार जो है पूरी दुनिया को नॉलेज दिया, तो एक अपना रुतबा तो होना चाहिए इस बिहार का। आज देखिए, आज बिहार थोड़ा आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है पीछे है, लेकिन फिर भी आज जो है हमसे आगे आगे जो राज्य निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो हमसे आगे निकल रहे हैं। तो हम लोग को नहीं, हम लोग को भी पढ़ना चाहिए उस तरह से, ताकि हम लोग भी उनके कंपेयर में आ सकें। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको एकदम प्रेरित कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे पढ़िए कि वो कहा जाता है ना कि ज़िंदगी में किसी का स्टेटस नहीं देखना चाहिए। देखिए, अगर दूसरे का स्टेटस देखते रहेंगे तो आपका स्टेटस देखने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, बहुत लेक्चर हो गया। चलिए बिहार के हम लोग पिछड़ेपन की कहानी के बारे में अब लोग जानेंगे। तो देखिए, बिहार की पिछड़ेपन की कहानी क्या है कि आर्थिक दृष्टि से बिहार जो है पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है, तो पहला है तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सबसे बड़ी इसकी पिछड़ेपन की कहानी देखें तो सबसे पहली क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि जो पिछड़ेपन का कारण है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या, पहला है। तो बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके चलते विकास के लिए साधन जो है कम होते जा रहे हैं। अधिकांश साधन जो है जनसंख्या के भरण पोषण से चलता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लोग जो है यहाँ पर जितने भी संसाधन हैं वो लोगों के लिए कम पड़ जा रहे हैं। और ये जो है अधिकांश संसाधन जनसंख्या के क्या भरण पोषण में ही चला जा रहा है, तो विकास क्या होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में बहुत पीछे है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है, नेता लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब हैं, वो काम ही नहीं करते हैं, अपने राजनीति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के लिए करते हैं। राजनीति सत्ता में आएंगे तो सिर्फ अपने काम के लिए बस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जो है सबके बारे में सोचें। तो यहाँ पर देखिए, राज्य में क्या है, सड़क, बिजली और सिंचाई का अभाव है। ये तीनों नहीं रहा तो क्या विकास होगा, खाक विकास होगा, कुछ नहीं होगा। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम हैं। इस वजह से क्या है, बिहार जो है पिछड़े की स्थिति में आता है। और देखिए, कृषि पर निर्भरता तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या है, तो कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर भी निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की हालत ठीक नहीं है। अब देखिए, यहाँ की जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, लेकिन उसमें भी गल गुजरल है, एकदम पीछे है। एकदम क्यों पीछे है, क्योंकि लोग ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। और देखिए, इसके चलते क्या है, उपज भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा क्या आता है कि बाढ़ तथा सूखा से क्षतिग्रस्त। ये तो बहुत अहम बातें हैं। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार के नेपाल से आए जल में बाढ़ आती है। हर साल क्या होता है कि कम या अधिक बाढ़ आना तो बिहार में ये तय ही है। पिछले साल 2008 में क्या हुआ था कि कोसी बाढ़ का पर्ल हमारे सामने आया था, कितने जान माल की क्षति हुई। 2009 में देखें तो नेपाल से आए जल की बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला था। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है फसल बर्बादी हुई थी। सीतामढ़ी हो गया, फिर से दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि बहुत सारे जो है फसलों की बर्बादी हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसी तरह सूखे की मार जो है दक्षिण बिहार को है झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसको हम लोग चित्र में दिखाया गया है कितना 1.3 में। देखिए यहाँ पे सुखाड़ की स्थिति को दिखाया गया है, कैसे सुखाड़ पड़ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए
इस तरह अपना बिहार जो है सूखा और बाढ़ की चपेट में मतलब एक साथ रहता है हमेशा यहाँ पर। उसके बाद देखिए औद्योगिक का पिछड़ापन, यहाँ पर तो औद्योगिक कम ही देखा जाता है। किसी भी देश या राज्य के उद्योगों का विकास जरूरी होता है। किसी भी अगर देश में चले जाइए, चाहे राज्य में चला जाए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तो उद्योग। लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज जो हैं क्षेत्र जो हैं एवं बड़े उद्योग जो है प्रतिनिष्ठित अभियांत्रिक संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए। यह कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य रह गई है। देखिए, जब बिहार का और झारखंड का विभाजन हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि अधिकांश जितने उद्योग थे वो कहाँ चले गए, तो झारखंड में चले गए। तो इस स्थिति में देखा जाए तो बिहार में बहुत ज़्यादा इसका पिछड़ापन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का मार तो सबसे ज़्यादा अधिक है। गरीबी का भार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते बिहार जो है पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का जो दुष्चक्र है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिए खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमज़ोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बन गया है। उसके बाद 8वां है हमारा कि कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है कि जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण अन्य दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते हैं। किसी भी राज्य हो या देश को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रशासन है वो ठीक से काम करे। तो आशा करते हैं कि सब प्रशासन जो है अच्छे ही काम करते होंगे, लेकिन बिहार में तो क्या बोला जाए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया है क्या कि जो बिहार है यहाँ पर पिछड़ेपन की जो कहानी पाई जाती है, ठीक है, तो उसके उन्मूलन का अगर बात करें तो इस चीज़ को तो आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जो ऊपर बताए ना कि दिक्कत होती है वो सारी चीज़ों का, तो अब इसमें बताएगा कि उसको दूर कैसे किया जाए, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे अपने से। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए पहला हम बता देते हैं कि अगर इसको दूर करना है, जो गरीबी है यहाँ पर, तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन कार्यक्रम को अगर लागू करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, तभी जाके जो जनसंख्या है उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए राज्य और जनता को, खासकर महिलाओं को, इसको शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, और है कृषि का विकास करना चाहिए। यहाँ पर क्या करना चाहिए कि नए नए यंत्र का उपयोग आना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से क्या करनी चाहिए, उपज बढ़ानी चाहिए, और बाढ़ पर तो खास नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जो बिहार है इसमें ज़रूरी हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है, उसको हम बता देते हैं, बस यही टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। और जो टॉपिक है हमने आपको क्लियर बताया है, लेकिन ये जो टॉपिक था बिहार की स्थिति, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आप लोग एक बार इसको लिखेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति बताइए और उसके उपाय। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है हमेशा। ठीक है, हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, टिक कर लीजिए अभी से कि ये भी आई है। 15 नवंबर 2000 को बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया था। तो इसको याद रखेंगे कि बिहार और झारखंड का विभाजन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम लोग को भी अपने बिहार जो है विश्व को अगर शिक्षा दिया है तो हम लोग को भी बिहार को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।